ठीक है। नमस्कार, नजर दिल्ली चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हर बार की तरह इस बार हम बिल्कुल नई डिफरेंट पर्सनालिटी को आपके सामने लेके आए हैं। मनोज यादव जी, जो पूर्व में निगम पार्षद रहे, आज हम उन्हीं से जानते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। और क्योंकि आज वो कांग्रेस के एक अपने दिग्गज नेताओं में से उनकी गिनती होनी शुरू हो चुकी है, तो आज इसी सिलसिले में हम उनसे डिटेल में बातचीत करेंगे। तो यादव साहब, मनोज जी, बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। नमस्कार दीपक जी, और नजर दिल्ली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने क्षेत्र में यह चैनल शुरू किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, थोड़ा सा एक आप ये विस्तृत बताएं कि भाई कांग्रेस पार्टी में आज की डेट में आपके पास क्या दायित्व है और इसको कैसे निभा रहे हैं आप? अभी कांग्रेस पार्टी ने मेरे को आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है और मैं अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ पिछले लगभग 9 महीने से। तो अब ये देखिए, दिन प्रतिदिन जो कांग्रेस है उनका राज्यों में ग्राफ गिरता जा रहा है, और या हम यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी डाउन होती जा रही है वोट परसेंटेज से या सीटों के हिसाब से। तो आपको क्या लगता है इसकी मुख्य वजह किसे मानते हैं? नहीं, देखिए, एक फेस होता है, ये आदमी की जिंदगी में भी आता है और कोई संस्था है या कोई पार्टी उसकी उस टाइम पे भी आता है। तो एक फेस है। पहले से कांग्रेस ने लगभग 65-70 साल राज किया तो दूसरी पार्टियां कहीं नहीं थी। अब ठीक है, टाइम चेंज हुआ है, लोगों की इच्छाएं बदली हैं, कुछ लोगों को फ्री की चीज़ें का लालच है, कहीं किसी चीज़ का। तो कांग्रेस पार्टी, मैं कह रहा हूँ, ख़त्म होने के कगार पे नहीं है। कांग्रेस पार्टी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है देश में। लगभग 12 करोड़ वोट पिछले लोकसभा चुनाव में उसने कांग्रेस पार्टी ने हासिल किए थे। तो ये तो थोड़ा सा चल रहा है, एक फेस है, उससे निकल जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी कभी भी अपनी जो नीति है और जो अपना उनकी विचारधारा है उससे कभी अलग नहीं होती। मतलब ये लगता है कि कांग्रेस का एक फेस चल रहा है, जैसे हर आदमी की जिंदगी में उठा पटक वाला फेस आता है, तो उसी को आप इसी तरीके से देखते हैं। लोगों का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस का विकल्प है एक तरह से, और कांग्रेस का सारा वोट परसेंटेज कांग्रेस में वो आम आदमी में चला गया। तो इसको आप कितना उचित मानते हैं? नहीं नहीं, विकल्प नहीं कह सकते इसको। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी में जो पार्टी ने नेग्लेक्टेड कहूँगा मैं तो, क्यों पार्टी ने नहीं समझा कि इनको कोई जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि वो इस तरह के लोग नहीं थे। वो लोग अगर दूसरी पार्टी में जाके कुछ बनते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी का विकल्प नहीं हो सकते। अगर वो विकल्प के होते या कुछ काबिल होते तो पार्टी उनको अपने साथ रखती। और कुछ लोग लालचवश या कुछ दबाव में अगर चले गए हैं तो गए, पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन है, 135 साल पुरानी पार्टी है, तो पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती और ना पार्टी का कोई विकल्प है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसने देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद कुर्बानियां भी दी हैं और देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अभी हाल ही में महंगाई के विरुद्ध आपने कांग्रेस ने बहुत बड़ा रामलीला मैदान में जन आंदोलन किया, तो इसको आप कितना सफल मानते हैं और कैसे मानते हैं? किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको, दिल्ली में महंगाई के विरुद्ध या पूरे देश की महंगाई के विरुद्ध? नहीं दीपक जी, देखिए, इसमें रैली को सफलता तो आपने भी देखी होगी। रैली सफल नहीं, सफलतम रैलियों में से एक थी। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, देश में महंगाई चरम पे है। आम आदमी की इसने कॉमन मैन की कमर तोड़ के रख दी है। केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार जहाँ अपने कुछ चंद उद्योगपतियों की मदद कर रही है और आम जनता को उसने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जहाँ पहले अब देश की 90% इकोनॉमी 10% लोगों के हाथ में चली गई है और 90% लोग 10% में सिमट गए हैं, तो आप उस देश का हाल समझ सकते हैं। और एक जो दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ ये फ्री का बांटने के चक्कर में दिल्ली का डेवलपमेंट रोक दिया, तो दिल्ली में डेवलपमेंट रुका प्लस महंगाई बढ़ी। तो महंगाई को कम करने के लिए ना तो केंद्र सरकार ने कुछ किया, ना ही दिल्ली सरकार ने कुछ किया। अगर दिल्ली सरकार कहती है कि हम आम आदमी पार्टी सरकार है, तो पेट्रोल पे एक्साइज और अपना टैक्स घटा सकते थे, दिल्ली को राहत दे सकते थे। केंद्र सरकार जहाँ कहती है कि हम लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। जब कॉपी पेंसिल आटा दाल चावल दूध सब पे GST लगा दिया, तो फिर भलाई का काम कहाँ कर रहे हैं? कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ बेटियां बच रही हैं? क्राइम बेटियों के खिलाफ बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पढ़ाने के नाम पे आपने GST लगा दी कॉपी पेंसिल और शिक्षा के ऊपर, तो फिर कहाँ आपकी तो जो करनी और करनी, कथनी और करनी में फर्क है।
तो उसको ठीक करना होगा। और जो रैली हुई है वो सफलतम रैलियों में से रही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बदलाव की लहर चलती है वो इस रामलीला मैदान से ही चलती है। आप इतिहास उठा के देख लें तो कहीं ना कहीं ये बदलाव की लहर आगे काम करेगी। कांग्रेस पिछले लगभग 3 महीने से इस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर है, ईडी और सीबीआई का मिसयूज करने के खिलाफ सड़कों पर है। और अब कांग्रेस ने बीड़ा उठा लिया है कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं समाज को बांटने की, समाज को तोड़ने की और अपनी पार्टी, अपनी दुकानदारी कहूँगा मैं तो, वो चलाने की, उसके खिलाफ जनता को खड़ा करने की, समाज को एक करने की, देश को एक करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जो लगभग 3,500 किलोमीटर 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। उसी कड़ी में आज राजीव जी ने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की है और कश्मीर जाके ये यात्रा खत्म होगी। हम भी आज पूरे देश में हर ब्लॉक में आज़ादी जो ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हर ब्लॉक स्तर पर हुई है। कल से दिल्ली में भी हर जिला स्तर पर हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा, आम जनता को लगता है कि एक समय में कांग्रेस का जितना वोट कैडर है वो आम आदमी की तरफ ट्रांसफर हुआ है और वो फ्री के चक्कर में हुआ है। तो आपको, क्योंकि जब तक वो वोट कैडर दोबारा कहीं ना कहीं शिफ्ट नहीं होगा तब तक आम आदमी को तो डिफीट करना फिलहाल मैं सोचता हूँ दिल्ली में मुश्किल है। तो इसके लिए आप या पार्टी, कांग्रेस पार्टी क्या ऐसा स्टेप उठाना कोशिश कर रही है कि जो वोट कैडर दोबारा इस तरफ शिफ्ट हो? देखिए दीपक जी, आपने देखा होगा पीछे जब कोरोना हुआ तो दिल्ली में लोग ऑक्सीजन के बिना तरसे, दवाइयों के बिना तरसे, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले, लोग तराई तराई करते रहे, भूखे मर गए। हजारों लाखों मजदूर जो अपने प्रदेश को जाने के लिए मजबूर हो गए पैदल। और महंगाई जो अब है, दूध के रूप में ले लो, आटे के रूप में ले लो, सरसों का तेल, डीजल, पेट्रोल, और शिक्षा भी केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस ना लेने के लिए कहा, लेकिन हर प्राइवेट स्कूल फीस ले रहा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे जिसमें मरीज चला गया, अगर उसकी डेथ होगी, पेमेंट नहीं कर पाया तो उसकी लाश देने से भी मना किया। लोग एक एक सांस के लिए तरसते रहे। तो केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के लोग, बीजेपी और उनके लोग सड़कों पे नहीं आए। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस रसोई चलाकर लोगों को रिलीफ दी। ऑक्सीजन जहां हम जितना इंतजाम कर सकते थे ऑक्सीजन दी, दवाइयाँ दी, इंजेक्शन उपलब्ध कराए। अगर कोई किसी को मदद की जरूरत है तो हमारे कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के लोग उस जगह जरूर पहुंचते थे। लोग समझ रहे हैं कि दिल्ली कांग्रेस के बिना नहीं चल सकती। एक तरफ तो आप इनको कहते हो कि हमने 200 यूनिट फ्री कर दी, किसी को 200 रुपये का, 2,000 रुपये का फर्क होगा। दूसरी तरफ आप पेट्रोल और गैस के रूप में, डीजल के रूप में, सरसों के तेल के रूप में, महंगाई के से जीएसटी के रूप में उनकी जेब से 10,000 रुपये निकाल रहे हो। तो लोग अब ये समझ गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ बिजली सस्ती करने से, फ्री करने से हमारा विकास नहीं हो सकता। हमें शिक्षा भी चाहिए, हमें स्वास्थ्य भी चाहिए, हमें सस्ती चीज़ें भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात रोजगार भी चाहिए, जो ये सरकार नहीं दे पा रही। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि हमने कांग्रेस रसोई चला के लोगों को भोजन मुहैया कराया, तो इधर मोदी जी कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को डेली का खाना, उन्होंने पीछे डेट भी सेट करी थी, उस डेट तक दिया, उसके बाद अभी फिर बढ़ाया था इन्होंने, तो 80 करोड़ को वो भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं। तो ऐसे इसका मतलब हिंदुस्तान में कमाने वालों की संख्या तो नगण्य लगती है हिसाब से। तो नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कभी ये दावा नहीं किया कि हमने 20 करोड़ लोगों को दिया या 200 करोड़ को दिया, जैसे मोदी जी कह देते हैं। आबादी हमारी 125 करोड़ है और वो 6,600 करोड़ बता देते हैं, तो हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी ने जहां दिल्ली में जरूरत थी या देश में जरूरत थी उन लोगों को खाना मुहैया कराया। और मोदी जी जो कहते हैं कि इन्होंने दिया 60 रुपए का, अगर वो अनाज दे रहे हैं तो उसमें 150 रुपए का तो बैग है जिसपे मोदी जी की फोटो छपी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने कभी अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं की। जो जन कल्याण के कार्य हैं वो कांग्रेस करती है। मोदी जी को तो यही कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप जीएसटी हटाइए खाद्य पदार्थों से, लोगों को रिलीफ दीजिए, उनको रोजगार दीजिए जो कि मांगना ना पड़े। आप तो उनको पंगु बना रहे हैं एक तरह से फ्री में देके, और फ्री का भी अब कब तक, मेरे ख्याल से अब तो बंद भी हो चुका वो। तो लोगों को रोजगार दें, उनको अच्छी स्वास्थ्य दें, अच्छी शिक्षा दें, हम तो यही कामना कर सकते हैं उनसे। अभी पीछे निर्मला सीतारमण जी से फनी मिनिस्ट्री से बात हुई थी कि भाई आपने सब चीजों पे जीएसटी लगा दिया, दूध पे लगा दिया, आटे पे लगा दिया सब, तो उन्होंने कहा हमने खुले प्रोडक्ट पे तो जीएसटी नहीं लगाया। तो
इसको आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं मैंने खुले प्रोडक्ट पे नहीं लगाया जीएसटी, तो क्या ये जीएसटी के मामले में सरकार का एक फेलियर है या वो अनर्गल स्टेटमेंट अब देने पे तुल गए? क्योंकि हर आदमी कोई आटा या दाल चावल ऐसे हथेली में या मुट्ठी में डब्बा तो लेके आएगा नहीं, तो बैकिंग, तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि कुछ सरकार का नेगेटिव फेलियर इकोनॉमिक्स लेवल पे? देखो, आर्थिक रूप से सरकार की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल फेल हैं, वो आम जनता के लिए नहीं है। वो एक तरफ तो आप जो अपने मित्र व्यापारी हैं उनका 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर रहे हो, और दूसरी तरफ जनता के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो। तो सरकार उन चीज़ों को ढकने के लिए, अपनी कमियों को ढकने के लिए फ्री में हमने ये दिया, जीएसटी हम खुले पे नहीं लगाया, पेंसिल पे नहीं लगाया, दूध पे नहीं लगाया, तो ये तो सब सरकार उन लोगों को छल रही हैं, जबकि हर चीज के ऊपर टैक्स है। अच्छा, अभी देखिए आप, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं हमारे कांग्रेस पार्टी में थे, वो भी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुख्य नाम कपिल सिब्बल जी का भी आता है कि जिन्होंने राज्यसभा सांसद सीट के लिए सपा जैसी पार्टी के साथ जा करके और वो कांग्रेस को छोड़ दिया। तो इसका मतलब किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले समय में इसको, कांग्रेस के भविष्य में कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कपिल सिब्बल जी कभी भी जनता के नेता नहीं रहे। कपिल सिब्बल जी अपॉर्चुनिस्ट हैं, उनको जहां फायदा लगता है वहां वो जाते हैं। पहले जनता दल के समर्थन से आए थे, फिर कांग्रेस में आ गए तो कांग्रेस के साथ रहे। अब उनको लगा कि कांग्रेस मेरे को राज्यसभा नहीं भेज रही है तो सपा में चले गए। अगर सपा नहीं देगी तो वो मोदी जी के पास भी जा सकते हैं। उनको तो अपनी राज्यसभा चाहिए। और जो दूसरे आप लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो अभी गुलाम नबी जी गए हैं, तो वो आपको मैं उनकी एक सच्चाई बता दूं, कभी भी वो जनता के नेता नहीं रहे। जब वो शुरुआत में अपना कश्मीर से चुनाव लड़े विधानसभा का, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 200 वोट मिली और अपनी जमानत जब्त करा के बैठे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको एक सम्मान दिया और महाराष्ट्र से उनको मेंबर बना के भेजा, लोकसभा का मेंबर वोट दिलवाई और उनको जिताया, और 6 बार वो राज्यसभा के मेंबर रहे। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब उन्हीं को सब कुछ देती रहे? जो हमारे और नेता उभर के आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है, उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। उनको तो ये करना चाहिए था कि पार्टी के को रास्ता दिखाएं। जो लोग थोड़े इधर उधर हो रहे हैं उनको समझाएं कि भाई पार्टी ने सब कुछ दिया है हमें, तो पार्टी के साथ हमें रहना चाहिए। एक सुलझे हुए इंसान थे, उनको एक सिर्फ राज्यसभा के लिए, या फिर ये मान लीजिए कि मोदी की तरफ से कोई उनको लालच मिल गया, उसके लिए अगर वो पार्टी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। अभी क्या है कि जैसे कांग्रेस पार्टी में हमेशा अध्यक्ष या महामंत्री का चुनाव डिक्लेयर तो होता है और वही गांधी परिवार के 2 या 3 लोगों में से कभी कोई अध्यक्ष बन जाता है, तो क्या कांग्रेस की टूट का रीजन या हम कांग्रेस के कुछ हद तक डाउन होने का रीजन, क्या इसको नहीं मानते कहीं ना कहीं? नहीं, आपने देखा होगा पहले भी पार्टी के बहुत से बाहर के नेता रहे हैं, साउथ से भी हमारे नेता रहे हैं, 3-4 नेता हुए जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। तो और जो परिवारवाद की ये जो बात करते हैं, तो परिवारवाद कहाँ नहीं है। और कांग्रेस के जो गांधी परिवार है उसने तो सैक्रिफाइस किया है, आज़ादी से पहले भी किया। जहाँ नेहरू फैमिली की जो 265 करोड़ की आज़ादी के वक्त प्रॉपर्टी थी, उसमें से 70% उन्होंने देश को दान किया। क्या किसी ने दिया? बीजेपी के किसी नेता ने, किसी संघ के नेता ने कोई दान किया है या देश के लिए आज़ादी में कोई आहुति दी अपनी? माफ़ी मांग के जेल से छूटे। तो कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी से पहले और देश की लाखों लोगों का, हजारों लोगों का कुर्बानी दी। आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी जी को खोया, राजीव जी को खोया, बेअंत सिंह जी को खोया, छत्तीसगढ़ में हमारे विद्याचरण शुक्ल और 28 आदमी उग्रवाद की भेंट चढ़े। तो कांग्रेस पार्टी सैक्रिफाइस करती है, और कांग्रेस के लोग, गांधी फैमिली हो या कोई हो, उसके साथ एकजुट होकर खड़े हैं। उनका सैक्रिफाइस है, इसीलिए उनके साथ है। अभी जैसे कहते हैं कहीं ना कहीं कि कांग्रेस पार्टी को एक मुस्लिम प्रो पार्टी भी कहा जाता है कि ये मुस्लिम को ही सपोर्ट करती है, हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करती। और आज इसलिए हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से पूरी सारी राजनीतिक पार्टी 2 धड़ों में बढ़ गई है। एक कहते हैं ये हिंदू पार्टी हो गई, ये बीजेपी को कहते हैं हिंदू पार्टी हो गई, और कांग्रेस को कहते हैं कि मुस्लिम प्रो पार्टी। तो आप इससे कहाँ तक इत्तेफाक रखते हो और कहाँ तक इसके अंदर सच्चाई है, या इसके बारे में आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस कभी भी कम्युनल पार्टी नहीं रही। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। जब देश हमारे में 36 बिरादरी हैं, तो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है हमारी पार्टी। चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन धर्म जो भी हैं, सबको साथ लेके चलती। सबका साथ सबका विकास। मोदी जी सिर्फ नाम का नारा देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबका साथ सबका विकास, सबके लिए समान अवसर खोले।
चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भेदभाव नहीं किया और ना कांग्रेस पार्टी की आने वाले दिनों में ये नीति है कि हम भेदभाव करें। हिंदू भी हमें उतने प्यारे हैं, मुस्लिम भी उतने प्यारे हैं, सिख भी हमें उतने प्यारे हैं। हर बिरादरी को साथ लेके कांग्रेस पार्टी चलती है और यही जो रास्ता कांग्रेस का है यही देश को आगे ले जा सकता है। आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हमारी देश की आर्थिक विकास दर क्या थी और आज क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की गलत नीतियों के, देश को बांटने के और इसके कारण चलते ये सब कमियां आई हैं जो कि बहुत गलत हैं और लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको देश का माहौल ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वो देश छोड़ के जा रहे हैं। अभी जैसा नीतीश जी ने भी बीजेपी का साथ छोड़ा और अब वो अलग अलग सारी पार्टियों से मिलने की कोशिश की, तो ये इसमें नीतीश जी का क्या एजेंडा लगता है और कांग्रेस उसमें उनको कितना सपोर्ट करने आपको लगता करेगी? नहीं, देखिए नीतीश जी का एजेंडा क्या है वो तो नीतीश जी जाने, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो भी देश विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़ा होगा, कांग्रेस हमेशा उसके साथ है। देश को एक करने के लिए कांग्रेस किसी के भी साथ जा सकती है, समान विचारधारा वाले जो भी हैं उनके साथ जा सकती है। आप भी निगम पार्षद रहे और आज भी उसके बाद भी 10-12 साल का ये टेन्योर चल रहा है, आज भी निगम पार्षद, तो आज आपको डिफरेंट लगता होगा कुछ कार्यशैली में, तो उसमें क्या महसूस आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आया या क्या बेसिक चीजें डिफरेंस नजर आया निगम पार्षदों के कार्यशैली में? देखिए दीपक जी, जो हमारे टाइम पे निगम पार्षद थे, एक स्टेटस था, एक उसका रिस्पेक्ट थी, जो कि आज के काउंसलर्स ने उस रिस्पेक्ट को घटा के कम कर दिया। चाहे उनका काम करने का तरीका ऐसा रहा हो, चाहे उनका भ्रष्टाचार रहा हो, तो एक स्टेटस उन्होंने गिराया है हमारे टाइम पे और अब में बहुत फर्क इसमें आ गया। तो उस टाइम जो अलग अलग पार्टियों की गतिविधियां भी अलग अलग तरह से होती थी, तो उसमें भी आप क्या चेंजेस देख रहे हैं आज की डेट में? नहीं, चेंजेस ये था कि पहले बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दो थी मुख्य रूप से, और कांग्रेस या बीजेपी के हाउस में हम चाहे किसी नीति के ऊपर खूब लड़े, लेकिन जनता की जहां भलाई की बात होती थी वो हम मिलके काम करते थे, चाहे वो हाउस के अंदर या हाउस के बाहर। कभी भी जन विरोधी नीतियां हमने पास ना होने दी, ना उन्होंने कभी इस तरह के काम किए। अब जो पार्टी हैं वो जनता का ध्यान छोड़ के अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक सबसे बड़ी कमी ये आई है, अधिकारी कर्मचारी आज के काउंसलर को वो रिस्पेक्ट नहीं देते, उनकी बात सुनते नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर हैं, ना कि उनके अंदर। तो अभी जैसे जो चल रहा है, अभी आने वाले टाइम में उम्मीद है कि शायद निगम के इलेक्शन दोबारा हों, तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी क्या तैयारी कर रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है और हम चाहे वो 250 सीट रहे या 250 से कम हो, हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और जनता में भी उत्साह है कि अब दोनों पार्टियों को इनको देख लिया है, इनका भ्रष्टाचार, इनके काम ना करने के तरीके, दिल्ली को इन्होंने स्लम बना के रख दिया। आप सफाई व्यवस्था देखेंगे तो दिल्ली बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल डगमगा गई हैं। हेल्थ, आपकी शिक्षा की बात करते हैं केजरीवाल जी, तो जब शीला जी की सरकार थी तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स की संख्या थी और आज जो स्टूडेंट्स की संख्या है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो शिक्षा का स्तर कहाँ उठाया है? क्या बिल्डिंग को रंग पोत के और बिल्डिंग बना के, बिल्डिंग भी नई नहीं बनाई, उन्हीं को इन्होंने रेनोवेट किया है। तो ऐसे तो शिक्षा का स्तर नहीं उठता। हम अपनी बड़ाई अपने मुंह से करते रहें तो वो तो अच्छी बात नहीं है। तो ओवरऑल हम एक सेंटेंस में आपसे बात करें तो जो हमारा यूथ है जो भटक गया था, कांग्रेस से कट गया था, भटकना ही बोलते हैं उसको, तो उसके लिए क्या इस टाइम पार्टी ने एक अचीवमेंट उसके लिए क्रिएट किया है कि वो उसका मोह इधर उधर से भंग हो के दोबारा कांग्रेस से उसका प्यार बने? तो ऐसा क्या आपने कुछ सोचा है? देखो, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले युवक को क्या चाहिए? रोजगार। तो कांग्रेस पार्टी ने यही कहा है कि हम कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम रोजगार देंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर ध्यान देंगे और समाज को जोड़ने का काम करेंगे, ना कि तोड़ने का। वो रोजगार में तो केजरीवाल जी ने सबको बाउंसर बना दिया, सबको सिविल डिफेंस में भर्ती करा के वो पुलिस की वर्दी पहना दी, तो इनडायरेक्टली देखा है तो कई तरीके से वो तो उगाई भी शुरू कर चुके, तो ये भी तो एक रोजगार कैसे है, इसको आप कैसे आप उगाई को रोजगार कहेंगे तो ये तो तर्कसंगत नहीं है, तो ये तर्कसंगत नहीं है। तो रोजगार तो एक सर्विस दी जाती है। जो केजरीवाल जी का पीछे उन्होंने कहा कि हमने
लाखों मार्शल करे, लाखों हमने नौकरियां दी। आरटीआई लगा के जब हमने पूछा तो उसमें 7,500 नौकरियां दिल्ली सरकार ने अभी तक दी हैं। तो ये तो एक झूठ का पुलिंदा है, झूठ बोलते हैं और काम करते हैं। अब शराब नीति की लगा लीजिए, शराब नीति पे घपला हुआ। जिस दिन 17 नवंबर को जब ये नीति इन्होंने लागू की तो कांग्रेस पार्टी ने 55 जगह धरने प्रदर्शन किए हर ब्लॉक में। उसके बाद हमने सीबीआई क्या दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट की, एलजी साहब को लेटर लिखा। उसके बाद टाइम टू टाइम हमने धरने प्रदर्शन किए कि आप एक तरफ तो युवाओं को कहते हो कि हम रोजगार देंगे, युवाओं को अच्छा अवसर प्रदान करेंगे, 25 साल की उम्र घटा के शराब खरीदने की आपने 21 कर दी, तो युवाओं को क्या बेवड़ा बनाने के लिए आपने ये सब किया? नशेड़ी बनाएंगे आप। और एक वार्ड में 3 शराब के ठेके आप खोल रहे हैं, जो कि एक कानून व्यवस्था भी खराब होने वाली स्थिति है। तो उसका कांग्रेस सरकार ने विरोध किया। तो कांग्रेस की यही मांग रही है कि इस शराब नीति को वापस लो। वो लेनी पड़ी ना, उस टाइम पे बीजेपी ने किसी को चिट्ठी लिखी, ना धरने प्रदर्शन किया तो कांग्रेस ने किया। पर बीजेपी ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए कि कांग्रेस की नीति, जो शराब नीति वापस हुई है, देखो हमारे धरने प्रदर्शन, हमारे शोर मचाने की वापसी हुई है। कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने किया तो एक लेटर की कॉपी दिखाएं कि हमने पुलिस को दी, एलजी साहब को दी, या अपने प्रदर्शन किए। ये तो जब सीबीआई ने इसके ऊपर केस दर्ज कर लिया तो ये अपनी थाली पीट रहे हैं। अभी हाल में जैसे अभी अब आज ये अगर हम वैसे देखें तो कांग्रेस को इस टाइम 3 जगह से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक अपना वजूद वापस लाने के लिए, एक केजरीवाल जी से अपना वोट बैंक वापसी लेने के लिए, और दूसरा बीजेपी को डाउन करने के लिए। तो इसमें आप मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या तीनों मंच पे आप एक साथ लड़ाई फाइट कर रहे हैं या नहीं? देखो दीपक जी, हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम इनके भ्रष्टाचार, इनकी कुनीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म नहीं हुआ है। अभी भी जब निगम के लिए लास्ट ईयर एप्लीकेशन मांगी गई थी तो 1150 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी। हमारे पास कार्यकर्ताओं की और नेताओं की कमी नहीं है। आप देखते होंगे, चाहे आम आदमी पार्टी कोई प्रदर्शन करे, चाहे बीजेपी करे, उनकी संख्या से अगर 5 गुना संख्या हमारे कार्यकर्ताओं की ना रहती हो तो आप हमें बताएं। ना हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है, ना नेताओं की कमी है, ना जोश की कमी है। सिर्फ और सिर्फ अब इनकी कमियों को उजागर करने के लिए धरने प्रदर्शन और मेहनत कर रहे हैं कि जनता इनकी कमियों को समझे, इनके झूठे वादों को समझे और कांग्रेस की तरफ वो लौट के आएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। चलिए, अंतिम में आप अपना एक संदेश दीजिए युवाओं को, ताकि वो किस तरह क्यों कांग्रेस में दोबारा आ जाएं और कांग्रेस को सपोर्ट करें। तो एक संदेश के माध्यम से आप उन सबको, जो हमारे कार्यकर्ता रहे, आपके कार्यकर्ता रहे, जो लोग छोड़ के चले गए या जो आना चाहते हैं, उन सबके नाम से एक संदेश। संदेश हमारा सीधा है कि जो लोग कांग्रेस की तरफ से गए या अभी युवा हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी उनको विश्वास दिलाती है कि उनको अच्छा शासन, अच्छा माहौल और अच्छे रोजगार के जो साधन है वो कांग्रेस मुहैया कराएगी। और कांग्रेस हमेशा युवाओं के साथ रही है। राजीव गांधी के टाइम पे जब कंप्यूटर क्रांति हुई, वो कंप्यूटर लेके आए, तो सबसे ज़्यादा रोजगार उसी क्षेत्र में युवाओं को मिला और आज भी मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं को लेके चली है और युवाओं का भविष्य सुधरे, इसके लिए काम करती रही है। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व निगम पार्षद मनोज यादव जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। तो इस तरह के और भी इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दीपक जी।